नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है संसद मार्ग। 2024 की तैयारी है और रणबांकुरे योद्धा हर खेमे के मैदान में है। आज संसद मार्ग पर जो साथ चल रहे हैं मेहमान, वो बड़े दमदार हैं। पिछले चुनाव में बहुत रिकॉर्ड वोट से दिल्ली पहुंचे, यानी कि लोकसभा चुनाव जीत कर आए। धर्म नगरी से ताल्लुक है, लेकिन आजकल बड़ी चर्चा है कि दिल्ली रास नहीं आ रहा है, चंडीगढ़ वापस जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ में मंत्री भी थे। अब आप इतना कहने के बाद समझ गए होंगे, कुरुक्षेत्र से एमपी नायब सिंह सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। ये 2019 में रिकॉर्ड वोट से आप जीते, अब 2024 के मुहाने पे खड़े हैं। तो नायब सैनी जो हैं वो एमपी रहना चाहते हैं? एमपी दिल्ली में मन लगता है या चंडीगढ़ में ज़्यादा मन लगता है? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है जी कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रह कर के हमें काम करने का मौका मिल रहा है। इतिहास बना है 9 वर्षों का। अगर हम देखें, 9 वर्षों के अंदर देश की बड़ी समस्याएं, धारा 370 से लेकर के बोडो का, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, बोडो का इतने लंबे समय का संघर्ष, वहाँ पर शांति की, और राम मंदिर जैसे लंबे समय तक जो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है, उस समस्या का समाधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर मिला है। हमें गर्व है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है इन 9 वर्षों के अंदर, तो हमें गर्व होता है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम मिलकर के काम करें, और हम करेंगे। नहीं, ये तो ठीक है कि मतलब, तो आप चंडीगढ़ में भी रहेंगे। जब आप मंत्री थे तो भी तो नेता नरेंद्र मोदी ही थे आपके। देखिए, हरियाणा की राजधानी मतलब चंडीगढ़ है। दिल की क्या इच्छा है? दिल की इच्छा है हम नरेंद्र मोदी जी वापस के साथ 2024 में आए यहाँ, या चंडीगढ़ में कोई मंत्री वाली कोठी ले लें? नहीं, देखिए, ऐसा हमारा कोई विषय नहीं है, क्योंकि मैं संगठन आधारित व्यक्ति हूँ और संगठन के अनुसार ही काम करता हूँ। तो अंतिम सत्य वही है ना। किसी से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि भाई देखिए, मैं तो सिपाही हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा वो सर माथे। बिल्कुल। मैं, देखिए, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं शुरू से ही, मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा के अंदर ज़बरदस्त काम किए। हरियाणा की जो एक छवि बनी हुई थी कि एक क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्रवाद पनपा हुआ था, भाई भतीजावाद पनपा हुआ था, उस सोच को मनोहर लाल जी ने आकर के ख़त्म किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए। मैं यही बात कह रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भारत का डंका दुनिया के अंदर बजाया। मैंने कहा है कि हमें गर्व होता है नरेंद्र मोदी जी के साथ रह कर के काम करने में, गर्व महसूस होता है। और हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, और सिपाही के नाते हम उनके साथ काम करेंगे। तो अगली बार जब 2024 में जब आप चुनाव लड़ेंगे, है ना, तो ये मोदी नाम केवलम रह जाएगा। 2019 में अधिकांश लोग सिर्फ मोदी के, मतलब मोदी जी के नाम पे जीत करके आए। अब आप जाएंगे, 8-9 साल हो गए, मतलब बीजेपी सरकार में है ना, पार्लियामेंट में आप पहुंच गए, 5 साल 4 साल आपका भी हो गया, 5 साल हो जाएगा। तो अगली बार भी सिर्फ मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी मोदी करके जाएंगे, या अपना भी कुछ बता के जाएंगे कि भाई हमने भी 2, 4, 5, 10% काम किया है? बिल्कुल शशि जी, आपने ठीक बात कही है। मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र में क्या काम किए हैं, और उन सब विषयों को हमने किसी न किसी स्तर के ऊपर वो सरकार के ध्यान में लगाया कि हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हमारे लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर सॉल्व किया है।
लोगों के जीवन को सरल किया है। उनको जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निराकरण करने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने किया है। क्यों ना हम नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के और नरेंद्र मोदी जी की बात करके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि वो भारत माँ का लाल ही है जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाया और सबसे ज़्यादा विकास हमारे क्षेत्र का भी किया और भारत का भी। मतलब मोदी मोदी करते रहिए। बिल्कुल मोदी 370 की बात, राम मंदिर, कुरुक्षेत्र में लोगों के घर में पानी घुस जाए, उसकी आप बात नहीं करेंगे फिर? नहीं, देखिए ये प्राकृतिक आपदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदा वो किसी के बस की बात नहीं है। अभी अगर हम देखें कि इतना बरसात हुआ, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने इतना पानी नहीं देखा, इतनी बरसात नहीं देखी जितनी वर्षा अब मैंने अपनी आंखों के सामने, और इतना पानी देखा जिस तरफ देखते थे पानी पानी था। ये प्राकृतिक आपदा थी और प्राकृतिक आपदा में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और जब इस प्रकार का आपदा आई तो खेतों में पानी, घरों में पानी घुस गया और उसके साथ साथ लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया। दुकानों के साथ साथ व्यक्ति का भी नुकसान हो गया, मानवता का नुकसान हो गया, मानवता के साथ साथ पशुओं का नुकसान हो गया। और इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि जब कोई आपदा आती है उस आपदा के अंदर सरकार का व्यू क्या है, और उस आपदा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा कुरुक्षेत्र जिला हुआ है, जो मानवता का नुकसान हुआ, तुरंत मनोहर लाल जी ने कहा कि देखिए प्राकृतिक आपदा के कारण जल इतना आ गया, पानी आ गया, उस बहाव के कारण व्यक्ति चला गया, उस परिवार को सहायता देने का काम वो मनोहर लाल जी ने तुरंत किया। आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सहायता कुरुक्षेत्र में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, उस पर पूरी बातचीत करेंगे। एक सवाल, आप अभी कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिस भी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सांसद के तौर पे आप ज़्यादा सेवा कर पाते हैं या एक असेंबली सेगमेंट में जब आप होते हैं, विधायक होते हैं या मंत्री हो गए, चलिए सौभाग्य से, तब आप ज़्यादा कर पा रहे थे? देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जो असेंबली होती है, असेंबली के अंदर लोगों का डायरेक्ट जुड़ाव अपने क्षेत्रीय विधायक की तरफ होता है, क्योंकि बड़े कार्य, जो बड़े विषय होते हैं वो लोकसभा की तरफ होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर बताऊं, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे रेलवे लाइन है जो कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ जाती है, उसके ऊपर 6 फाटक पड़ते हैं और 6 फाटक जब ट्रेन आती थी वो एक समय के अंदर 6 के 6 बंद हो जाते थे। कुरुक्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता था, एम्बुलेंस फंस जाती थी, स्कूल की बसें फंस जाती, स्कूल के बच्चे फंस जाते थे, भीड़ लगती थी, 2-2 घंटे तक लोगों को रास्ता नहीं मिलता था। जब ट्रेन निकल जाती थी तो समस्या बड़ी गंभीर थी। उस समस्या को समझा और समझ करके रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, उसका समाधान खोजा और खोज करके मेरे ख्याल से भारत का दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक अगर बन रहा है गति से, वो कुरुक्षेत्र में बन रहा है और जल्दी ही मेरे ख्याल से दिसंबर इस ईयर के लास्ट तक या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट उसमें वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 75% उसका काम कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही लोगों को उस समस्या से एक बड़ी निजात मिलेगी, वो फाटक सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमने आयुष श्री कृष्ण विश्वविद्यालय वो खोलने का काम किया है, ये केंद्र सरकार उसके अंदर सहयोग करती है और भी बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं, सब एक एक करके आ जाते हैं। हाँ, ये मैंने तब तक जरा उदाहरण, आम आदमी पार्टी से एक आपके पहचानते होंगे, जरा सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं कुछ आपसे। पेहवा एक धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है और एक हरिद्वार भी एक धर्म नगरी है। इन तीनों को जोड़ने के लिए सांसद जी ने आज तक कोई पुख्ता काम नहीं किया। पेहवा से लेकर हरिद्वार तक की सड़क अगर आप देख लेंगे
तो आप यकीन मानिएगा, आपको लगेगा कि इतनी बड़ी धर्म की नगरियों को जोड़ने वाली सड़कों की क्या हालत है। सिंगल रोड बना रखा है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, लोग पिंडदान करने आते हैं, आस्था का विषय है, लेकिन आपकी सरकार ने और सांसद जी ने कुछ नहीं करा है। और दूसरी तरफ जो हमारे देश के जो मंत्री हैं, जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने भारत वर्णमाला 1 और भारत वर्णमाला 2 के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सांसद जी की और गडकरी जी की आपसी दोस्ती नहीं है, आपसी बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से धर्म की नगरियों को जोड़ने वाला मार्ग की हालत खस्ता है। सवाल तो करने की जरूरत नहीं है, 3-4 सवाल हो गए उसमें। नहीं, देखिए, मैं जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका होती है, ठीक है, मैं मानता हूं। हेल्दी हाँ, लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है, परंतु विपक्ष को जो अच्छे काम भी हुए हैं वो भी दिखाई देने चाहिए, क्योंकि ये पहली बार मैं इस प्रकार का सिनेरियो देख रहा हूँ कि विपक्ष को कोई अच्छा काम 9 वर्षों में दिखाई नहीं दिया। कमाल तो इस बात का। लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। वो हरिद्वार की उन्होंने बात किया है कि धार्मिक नगरी हरिद्वार है, हरिद्वार कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, उसको जोड़ने का कोई काम नहीं किया। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी पीछे मेरा लोकसभा के अंदर भी क्वेश्चन लगा था, अगर आप उस डिबेट को निकलवाना चाहें, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, आप निकलवा करके उसको देख सकते हैं। मैंने उसको प्रिंट मीडिया के अंदर भी दिया था और वो मेरी फेसबुक के ऊपर भी वो लगा था। मैंने वो विषय उठाया था कि पटियाला से लेकर के पेहवा से कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा और उसको यमुनानगर जोड़ने का काम, 4 लेनिंग का। आदरणीय गडकरी जी को मैं स्वयं मिला जा करके, गडकरी जी से मैंने लेटर भी दिया, भी हमें इस रोड की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर 5 मंडी पड़ती है, एक बड़ी लक्कड़ मंडी, एशिया की बड़ी लक्कड़ मंडी पड़ती है इसी रोड के ऊपर, और उसके ऊपर 2 शुगर मिल्स पड़ती हैं, और उसके ऊपर 5 सब्जी मंडी पड़ती हैं, कि ट्रैफिक का, किसानों का भी बहुत ज़्यादा आवागमन है और रोड तंग है। इसको जल्दी ही ये 4 लेनिंग हो जाए तो लोगों को बड़ी राहत उसके अंदर मिलेगी। आदरणीय गडकरी जी ने उस बात को सहानुभूतिपूर्वक सुन करके उसको तुरंत ऑन किया उस बात को, और गडकरी जी ने कहा कि इसको हम भारतमाला 2 में ले रहे हैं, और भारतमाला 2 के अंदर इसी ईयर में लास्ट तक उसका बजट भी आ जाएगा, और वो पटियाला से लेकर के पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास होते हुए ये सीधा यमुनानगर को 4 लेनिंग जोड़ने का काम। ये डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पास हो गया है जी, बिल्कुल। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अभी पेहवा के अंदर शायद ये सुनते नहीं है, मैंने कहा है कि विपक्ष को इस बात को सुनना भी चाहिए। भी क्या बोला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पेहवा में रैली थी, उस रैली के अंदर घोषणा भी की है इस बात की। और जो ये आम आदमी के लोग कह रहे हैं कि 4 लेनिंग नहीं है, मैं इनको ही पूछना चाहता हूँ कि इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र से अगर हमें सहारनपुर या हरिद्वार जाना होता था, जो ये बात कर रहे हैं, तो लगभग हमें 2014 से पहले कुरुक्षेत्र से हरिद्वार जाने के लिए लगभग 6 घंटे लगते थे। 6 घंटे के सफ़र के अंदर हम हरिद्वार पहुंचते थे। आज क्या स्थिति है? आज अगर हम कुरुक्षेत्र से हरिद्वार के लिए निकलें, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जिसकी बात करें, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कह रहे वो सिंगल रोड है। अच्छे काम इनको दिखाई नहीं दे रहे। सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, और आपके सामने एक सड़क जो ये बात कर रहे हैं कि आज तक जिस सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं किसी ने दिया, चंडीगढ़ से लेकर के पेहवा, अम्बाला, पेहवा से कैथल से नरवाना से हिसार होते हुए सीधा राजस्थान को जो रोड गया है, क्या हालत थी उस रोड की। हर रोज़ एक्सीडेंट होते थे, किसी का बेटा चला जाता था, किसी का भाई चला जाता था, किसी का पति चला जाता था। सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसके ऊपर ध्यान अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। कैथल के अंदर आए और उन्होंने आकर के घोषणा की कि इस रोड को मैं चंडीगढ़ से लेकर के सीधा राजस्थान को जोड़ने का काम ये करेगा, 4 लेनिंग रोड बनाएंगे। 3,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और वो 4 लेनिंग बना। आज वहाँ पर इस प्रकार की समस्या नहीं है। अगर इस समस्या का, मैंने कहा है कि सरलीकरण लोगों के जीवन का अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी। चलिए, जब सड़क पे बात कर रहे हैं तो मैंने आपके इलाके का रिसर्च किया और काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात की। बहुत संक्षेप में क्या स्टेटस है आप बता दीजिएगा, तो आपके इलाके के लोगों को और पूरे हरियाणा को पता भी चल जाएगा।
पेहवा से हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और जो धार्मिक नगरी जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है? लाडवा से रादौर के बीच लगातार हर रोज हादसे होते हैं, इसका क्या स्टेटस है? ये बिल्कुल जो आपने कहा है, मैंने इसी की चर्चा की है कि हम इसको 4 लेनिंग बना रहे हैं और मतलब जल्दी वो 4 लेन बन रहा है, जल्दी शुरू हो गया है या अभी नहीं, फाइल में अप्रूवल? अभी बनेगा, अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में उसका इसी ईयर के अंदर बजट भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये अंडर कंसिडरेशन हाँ जी, है, हाँ जी, पाइपलाइन में। पाइपलाइन में ठीक है है। भारतमाला 2 के तहत पटियाला से हरिद्वार आप अभी जिक्र कर रहे थे, 4 लाइन हाईवे प्रस्तावित है, उसका क्या स्टेटस है? उसी की बात मैंने की है, उसका बजट आ जाएगा। अच्छा, ये उसी में एडेड है? ये वही है। ठीक है। पटियाला यमुनानगर का काम शुरू नहीं हुआ, वो सेम वही हो गया। पेहवा कुरुक्षेत्र रोड की हालत बेहद खस्ता हाल है। देखिए, इन सब रोडों का नवीनीकरण हो रहा है और अभी जो कुरुक्षेत्र से यमुनानगर का था रादौर के अंदर, उसकी थोड़ी खस्ता हालत थी, वो भी ठीक करा दिया है। और बरसात के कारण अभी कुछ दिक्कतें इस रोड के अंदर आई हैं, इसको भी जल्दी इसका नवीनीकरण हो जाएगा। इसमें सड़कों के मामले में एक भी सड़क मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी नहीं है। एक सड़क जो कैथल से लेकर के चीका तक वो ख़राब थी, वो उसका सुदृढ़ीकरण हो गया। और पेहवा से लेकर के चीका तक रोड था, उसका सुदृढ़ीकरण हो गया। ये सब रिसर्च मेरा पिछले 3-4-5 दिन का ही किया हुआ है, तो ये जो लोगों का कहना है, पिछले कई वर्षों से सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग को 4 मार्गीय बनाने के लिए घोषणा की जाती है, लेकिन आज तक इस संबंध में धरातल पे काम शुरू नहीं हुआ है। एमपी साहब से पूछिएगा इसका स्टेटस क्या है। हाँ, देखिए, वो इसी के बारे में मैंने बताया जो अभी अच्छा, ये सब वही एक ही रोड है, एक ही कनेक्टेड है, ये अलग सिर्फ अलग। यमुनानगर को इसको जोड़ देंगे। जो हमारा बाईपास यमुनानगर है, चंडीगढ़ से पंचकुला से सहारनपुर और हरिद्वार को गया 4 लाइन, उसको जुड़ जाएगा और आगे यमुनानगर को ये जुड़ आपके जाएगा। इलाके के जो वोटर हैं वो पूछ रहे हैं कि यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण हो रहा है, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है और ऐसे ही निर्माण होता रहा तो पता नहीं 2050-55 कब तक पूरा होगा। नहीं, देखिए, एक पुल का निर्माण यमुना के ऊपर वो कंप्लीट हो गया, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये गुमथला के पास ये हमारी सरकार के अंदर ही बना है। और दूसरा एक जो श्यामली से लेकर के अंबाला को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर बड़ी गति से काम चल रहा है। सीधा वो यमुना को जोड़ेगा, श्यामली सीधा हमारे यहाँ से। तो आप बता रहे हैं यमुना नदी पे पुल बन गया है, तो कोई हाँ, और भी पुल है जो बनने वाला है? गुमथला की जो ये बात कर रहे हैं, वो बनकर के तैयार हो गया, लोग उसके ऊपर उसका आनंद ले रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं लोग। नहीं तो फिर कोई और है नदी पे पुल, यमुना नदी पे? कौन से पुल की बात की? क्योंकि वो उन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में एक तो पुल बन करके तैयार हो गया। यमुना नदी के नगली घाट पर करोड़ों रुपए की लागत से यूपी से हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल निर्माण का कार्य कछुआ गति से चल रहा है, उसके बारे में भी पूछिएगा एमपी साहब से। वो देखिए, जो ये नगली घाट की इन्होंने बात की है, जो बता रहे हैं, एक पुल जो गुमथला के पास ही है, यही एक ही पुल है जो सीधा गंगो को जोड़ता है। गंगो उस साइड में की तरफ जाता है, वो बन करके तैयार हो गया है। वो बन करके तैयार हो गया, चालू हालत में है। तो ये सब लोग जो लिख रहे हैं, इसका मतलब कि या तो इन्हें जानकारी नहीं है, हालांकि मैं तो उम्मीद करता हूँ ये तो सब इलाके के ही लोग हैं। इसके अंदर कोई और अगर उनकी कोई डिमांड होगी, वो डिमांड का विषय अलग है। ठीक है। जरा एक और, आपके बहुत पुराने हैं और सीनियर भी आदमी हैं, कभी हरी पगड़ी पहना करते थे, INLD में हुआ करते थे, बड़े सूरमा, आजकल हुडा साहब के बड़े हनुमान हैं, ज़रा वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। अब आप MP हैं तो सबकी सुननी होगी। तो हमारे माननीय सांसद महबूब सैनी जी जब से बने हैं, मैं नहीं मानता कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में बच्चों के रोजगार के लिए इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो या पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाई हो। इनके समय में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर 700 से ज़्यादा लोगों ने अपने जाने दी। किसान कुछ नहीं मांग रहे थे, यही कह रहे थे कि जो 3 काले कानून है उसको वापस ले लिया जाए। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इनको प्रधानमंत्री से कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी, ये जो तीनों कानून हैं ये किसान के हित में नहीं है, आप इन्हें वापस लो। उस समय कहते थे कि नहीं, ये वापस नहीं लिए जाएंगे,
और जब 700 लोगों की शहादत हुई, रास्ते रोके गए, तब वापस लिए। तो पार्लियामेंट के मेंबर उस टाइम कहाँ थे जब पिपली के अंदर लाठियां बरसाई जा रही थी? पार्लियामेंट के मेंबर का फर्ज था कि उनको जिन्होंने वोट दिए उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, वहां पे वो आते। ना किसान की बात की, ना रोजगार की किसी की बात की। विकास की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड जो है, वर्षों से चली आती है, कि यहाँ की रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र से लेकर सहारनपुर तक होनी चाहिए वाया हरिद्वार जाने के लिए, ताकि जो तीर्थ यात्री आए हरिद्वार से कुरुक्षेत्र भी आए, कुरुक्षेत्र से हरिद्वार जाए, वो पूरी नहीं की। और आज हरियाणा के अंदर ये हाईवे की बात करते हैं, हाईवे बहुत बना दिए, परंतु कुरुक्षेत्र एक पहला शहर है लाडवा और कुरुक्षेत्र जहाँ का कोई बाईपास नहीं, और बाईपास ना होने की वजह से रोजाना कुरुक्षेत्र में जाम लग रहे रहते हैं। तो एमपी साहब को जो एमपी का काम होता है वो करना चाहिए। यहाँ कोई नया इंस्टीट्यूट लाए हो, बता दो, कोई इन्होंने कोई यहाँ पर वर्क किया हो, किसी को रोजगार देने की बात करी हो, कोई बाईपास की बात उठाई हो। मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शायद इनकी ना मानते हो, मुख्यमंत्री ना मानते हो, परंतु जो जनप्रतिनिधि का फर्ज है अपनी आवाज को उठाना, इन्होंने कब पार्लियामेंट में कुरुक्षेत्र की आवाज उठाई वो बता दो। ठीक है, ये इन्होंने कई सारे सवाल इसमें उठा दिए। एक तो मैं एक एक कर करके इसलिए मैं लिखता चल रहा था, ये कुरुक्षेत्र में बाईपास की बात कर रहे हैं। जब भी मैं कुरुक्षेत्र गया हूँ प्रोग्राम करने या जब भी गया हूँ, तो ये बाईपास वाला मसला आज से नहीं, मतलब हर बार बाईपास बाईपास। और मुझे लगता है कि जींद का भी बाईपास हो गया, रोहतक का भी हो गया, करनाल का भी, सबका है, लेकिन एक कुरुक्षेत्र जो इतना इम्पॉर्टेंट है। और इस सरकार में मनोहर जी के आने के बाद तो मतलब गीता जयंती और ये सब होता रहा, लेकिन ये बाईपास क्यों आप लोगों के प्लानिंग में नहीं रहा, या है तो क्या स्टेटस है? नहीं, देखिए, ये प्लानिंग में ऐसा नहीं है, अभी प्लानिंग में नहीं था। इसकी ज़मीन भी एक्वायर करने के आदेश आ गए थे, वो कोई टेक्निकल दिक्कत के कारण ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई, और अब दोबारा उस प्रक्रिया को चालू किया। और मैंने कहा है कि वो सारा का सारा, क्योंकि हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं, उस बात को मैंने बड़ी मजबूती से लोकसभा में भी उठाया, आदरणीय गडकरी जी के सामने भी मैंने उस बात को रखा है कि कुरुक्षेत्र का बाईपास, क्योंकि एकमात्र रोड है जो कुरुक्षेत्र के बीच से निकलता है, एकदम बीचों बीच निकलता बीच है, से ही पूरे शहर निकलता में है, तबाही और रहती पूरा है। का पूरा अगर जाने वाले पश्चिमी को उत्तर भी और पूरे प्रदेश, शहर को भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आगे अगर हम इधर राजस्थान की तरफ जाएं, पंजाब की तरफ जाएं, बिजी रोड है, तो हाँ बीजी रोड है, तो उसी रोड का उपयोग होता है, और कोई रोड नहीं है, जाम लग जाता है। तो कोई है सरकार की बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं क्या प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला है, और इसको मैंने कहा है कि जल्दी ही इस ईयर के अंदर उसका बजट आ जाएगा, और वो भारतमाला 2 के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सीनियर नेता हैं अशोक अरोड़ा जी, मैं ये भी कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, हमने सीखा है इनसे। इन्होंने क्या किया है लंबे समय तक INLD के साथ रहे, कुरुक्षेत्र के लिए क्या किया है? मैं 10 काम गिनवा सकता हूँ, हमने 9 वर्षों के अंदर जो काम किया। अशोक अरोड़ा जी तो जब भी कार्यक्रम में आते हैं कहते हैं जो कुछ हुआ कुरुक्षेत्र में वो सब मेरे ही टेन्योर में हुआ, उसके बाद तो किसी ने रत्ती भर का कोई काम नहीं किया। वो काम गिनवा दें, मैं 10 काम गिनवा देता हूँ, मैं 10 काम गिनवा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ भी वो सीनियर हैं, हमारे आदरणीय हैं अशोक अरोड़ा जी, और उन्होंने, क्योंकि वो लगे रहे किसी के दल के साथ लगे रहे, परंतु वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि हम ये काम करवा सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की एक बड़ी लंबी मांग थी वोलोड्रम की। मेरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लोग आज भी साइकिल के ऊपर, हमारे बच्चे वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते थे, वो नहीं आया, हमने लोकसभा के अंदर उठाया, आदरणीय विधायक जी ने, सुभाष सुधा जी ने उसको विधानसभा में उठाया, और वो जब दोनों तरफ से उठा तो वोलोड्रम पास हो गया, और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनेगा। उसका ये काम, क्योंकि आम जो छोटे काम और जो हमारे यूथ के लिए हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी चिंता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय लेकर के आए, मथाना के अंदर केंद्रीय विद्यालय लेकर के आए, 9 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, कुरुक्षेत्र के अंदर धार्मिक नगरी है, 164 महाभारतकालीन तीर्थ स्थल हैं, सबका जीर्णोद्धार हो रहा है। आप जाइए, धीरे धीरे उनके ऊपर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव आ रहा है। और ज्योतिषर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से
गीता का संदेश दिया, जिस भूमि को लैंड ऑफ गीता बोलते हैं, उसका जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए से इन्हीं 9 वर्षों के अंदर हो रहा है। वो इन्हीं 9 वर्षों के अंदर किया है। परंतु मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि मैं 10 काम गिनवा सकता हूँ, और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें, इस्माइलाबाद से कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा के बीचों बीच लाइफ लाइन अगर हम जिसको कहें, रीढ़ की हड्डी हम जिसको कहें, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो सीधा राजस्थान, जयपुर और बम्बे को जोड़ता है, उस यानी तो कुरुक्षेत्र से अगर हम भिवानी जाते थे, मेरे ख्याल से 6 घंटे 7 घंटे भिवानी जाने के लगते थे। सोचना पड़ता था कि भिवानी कैसे जाएंगे। आज आप कुरुक्षेत्र से मात्र 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर भिवानी पहुंच जाते हैं। ये कमाल हुआ है। ये काम आज लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों के सामने है, परंतु विपक्ष को दिखाई नहीं देते काम। ये मैंने कहा है कि विपक्ष को जो अच्छे काम हुए हैं वो भी दिखने चाहिए, वो भी देखने चाहिए, पर वो दिख नहीं रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, तो एक है कि कैथल में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक नहीं बना, उसके बारे में क्या? हाँ देखिए, उस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की मैंने आवाज़ लोकसभा के अंदर भी उठाई, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को ऑन किया। जब हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखी, वहाँ भी एक टेक्निकल दिक्कत ये थी, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच है। अगर इधर से हम रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत आती है रेलवे स्टेशन के पास जा कर के, फिर आगे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, उस सारी टेक्निकल दिक्कत को उसको देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका सर्वे भी हुआ है, सर्वे होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस विधानसभा के अंदर अभी जब बजट सेशन था, उस बजट के अंदर उसका बजट भी वो प्रावधान, बजट का प्रावधान भी कर दिया। टेक्निकल दिक्कत आ रही है, नहीं, उसका सर्वे कर रहे हैं। उसके अंदर हमने सुझाव दिया था कि अगर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनता है, उसको किस तरीके से वहाँ से किया जाए, क्योंकि इस बात को लेकर के हम यहाँ भी और वहाँ भी, और लोकल एक वहाँ की संस्था है वो भी इस बात को लेकर के उठा रही है अभी लेकिन मतलब ये हुआ ना कि अभी वो रिसर्च लेवल पर उसका चल रहा है मामला, जल्दी ही उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। ठीक है। एक अरोड़ा जी जिस लाइन की बात कर रहे थे कि वो यहाँ से वहाँ बननी थी, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, या क्या बात कर रहे थे वो? देखिए, इस बात को हमने लोकसभा के अंदर उठाया है, परंतु अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से ही गुजरेगी, लाडवा और रदौर के पास से होकर के वो गुजरेगी, तो उसके ऊपर जल्दी ही शायद काम चालू हो जाएगा। और क्योंकि जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करती है, और देख करके। नहीं, ठीक है, मेरा फ़र्ज़ है कि जो लोगों का है वो तो खैर वो पूछ रहे थे, ये तो मेरे पास जो है इसको मैं लव लेटर कहता हूँ, तो ये लोगों का की ख्वाहिश है कि इसके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि हर चुनाव में बात होती है, उसके बाद फिर बात होती नहीं है। कुरुक्षेत्र से यमुनानगर रेल लाइन बिछाने के लिए लंबे समय से राजनीति होती आई है। एमपी साहब से पूछेगा कि क्या स्टेटस है? देखिए, वही मैंने बात कहा है कि मैंने उसको लोकसभा के अंदर भी उठाया। अच्छा, ये उसी संदर्भ में ये मैंने उठाया। ठीक है, अगला ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र को हरिद्वार रेल मार्ग से जोड़े जाने की भी पिछले 3 दशकों से मांग उठती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार घोषणा की। कहाँ है कुरुक्षेत्र से हरिद्वार रेलवे मार्ग? हाँ, वही है, ये भी वही विषय है, और इसको लेकर के संजीदगी से हम काम कर रहे हैं ताकि कुरुक्षेत्र से हरिद्वार को जोड़ा जाए। जैसे अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी झंडी दिखा करके एक ट्रेन कुरुक्षेत्र से वृंदावन के लिए शुरू की थी। ठीक है। पिछले कलायत में चंडीगढ़ जयपुर ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या मसला है? शायद आपने इसको लोकसभा में भी उठाया था। इस बात को भी लोकसभा के अंदर उठाया है, और अभी भी मैं रेल मंत्री जी से इस विषय को लेकर के मिलने वाला हूँ, और क्योंकि वहाँ पर लोगों की मांग है एक ट्रेन की। और कलायत वो जगह है जो पिछले चुनाव में आपको बंपर वोट दिया था। बिल्कुल, ये असेंबली सेगमेंट बिल्कुल दिया, मुझे लगता है शायद नंबर 1 पे था कलायत आपको वोट देने में। दिया था हमने। अमृत काल रेलवे स्टेशन के निमित्त जो जीर्णोद्धार रेलवे स्टेशन का हो रहा है, उसके अंदर कलायत भी है, कलायत का भी जीर्णोद्धार होगा। ये आपने जो कहा, ये जैसे वाराणसी में वो बन रहा है रेलवे स्टेशन, एक अलग तरीके से बन रहा है, तो कुरुक्षेत्र का भी काम चल रहा है, लेकिन वो क्या उम्मीद है?
11 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं का बजट उसमें प्रावधान है। स्टेटस क्या है अभी? नहीं देखिए, उसके ऊपर क्योंकि कुछ काम चल रहा है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है, परंतु अमृत रेलवे स्टेशन के माध्यम से इन रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा। उसके अंदर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये सारे के सारे इसके जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानक के ऊपर ये रेलवे स्टेशन बनेंगे और इनके ऊपर जल्दी ही अच्छा, एक और है पटियाला वया पेहवा यमुनानगर तक रेल लाइन बिछाने का, उसी से कनेक्टेड है या अलग है? नहीं, ये मैंने लोकसभा के अंदर उठाया था विषय, ये विषय मैंने लोकसभा के अंदर उठाया था। और क्योंकि समस्या है जो वो सरकार के ध्यान में हमें लगानी चाहिए, और इस समस्या को क्योंकि पटियाला से जब हम चीका की तरफ आते हैं तो चीका में मार्बल की बड़ी मार्केट है, और वहाँ पर अपना जो सेलर्स की एक बड़ी मार्केट है, धान के सेलर्स की, लोगों का आवागमन होता है। फिर अगर हम पेवा की तरफ आते हैं तो धार्मिक नगरी है, वहाँ पर सरस्वती महोत्सव होता है और हजारों की संख्या में लोग बाहर से अपने पितरों को वहाँ पर नमन करने के लिए भी वहाँ आते हैं। और कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला हो, गीता जयंती महोत्सव हो, उसके निमित्त, और उससे अलग भी लोग कुरुक्षेत्र के अंदर हर बार आते हैं। तो हमारी ये इच्छा थी कि इस सारे नेटवर्क को जोड़ा जाए ताकि लोगों को आवागमन के अंदर कोई दिक्कत न आए, और इस बात को हमने लोकसभा के अंदर उठाया था। देखिए, जब हम किसी विषय को सरकार के ध्यान में लगाते हैं तो उसकी पूरी की पूरी फिजिबिलिटी भी उसकी चेक करके, उसको देख करके तब उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए। बिल्कुल हमने उठाया। एक और ही बड़े अशोक अरोड़ा जी के ही एक मित्र हैं कलायत से, मैंने कहा कलायत वो जगह है जिसने आपको बम्पर वोट दिया था, तो अशोक अरोड़ा जी के ही एक और मित्र हैं। मैंने कहा आपको कि कलायत ने आपको बम्पर वोट दिया था, तो कलायत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ही सीनियर नेता हैं और आपसे कुछ प्रेमालाप करना चाहते हैं। रामपाल माजरा नाम है। जीतने के बाद वो तो केवल कस्बों में दिखाई देते हैं और उनका कोई भी योगदान नहीं। किसी गरीब आदमी को कोई किसी प्रकार की मदद दी हो, किसी गांव में कोई ग्रांट दी हो, कोई चौपाट बनाई हो, कोई थाई बनाई हो, कोई गली बनाई हो, कोई गौ घाट लगाया हो, कोई धर्मशाला बनवाई हो, उनका किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर के कूचे में कोई योगदान नहीं। मेरे सवाल उनसे यही होंगे, अगर मुझे सवाल पूछना पड़े तो लोकसभा में उन्होंने कितनी बार आवाज़ उठाई, उनके ही इलाके में किस प्रकार से शाहबाद में सूरजमुखी को लेकर के आंदोलन हुआ, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई नहीं, कभी भी नहीं उठाई। ना वो किसानों के, ना वो मजदूरों के, ना मजलूमों के, ना गरीबों के, ना व्यापारियों के, ना कर्मचारियों के, उन्होंने किसी भी प्रकार की पैरवी इस क्षेत्र की जनता की नहीं की। चलिए, तो ये रामपाल माजरा हैं, तो इनको भी आपने सुन लिया। तो पहले तो चूंकि सवाल है तो पहले एक बार आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले मसले पे आता हूं। देखिए, क्योंकि रामपाल माजरा भी सीनियर व्यक्ति हैं और राजनीति के शिखर पे रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं कुछ महीने के लिए। कुछ महीने के लिए आपने टिकट नहीं दिया तो फिर ये वापस चले गए। देखिए, इनको ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने कहीं कोई काम नहीं किया। मेरे पास लिस्ट है, मैंने किस गांव में कितना पैसा दिया है, वहाँ क्या क्या काम हुआ है। और रामपाल माजरा जी जितने महीने भी बीजेपी में रहे हैं, जहाँ भी मैं जाता था कलायत के अंदर ये मेरे साथ होते थे, तो इनको तो ध्यान में रहना चाहिए। परंतु विपक्ष में जब आ जाता है व्यक्ति, तो विपक्ष में आकर के उसको ध्यान नहीं रहता। मैं सांसद जी के साथ भी रहा हूँ, मैं गया हूँ, तो सीनियर व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूँ रामपाल माजरा जी का। परंतु इन्होंने भी रह करके कोई इतना ज़्यादा जो करना चाहिए था, हमने तो 9 वर्षों के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि कलायत के अंदर अगर हम देखें दिल्ली से लेकर के कटरा तक, जिसका जोन कलायत के अंदर ही बनेगा, और अगर हाँ अपने कटरा जाना है, माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाना है, मात्र 3.5-4 घंटे के अंदर आप दर्शन कराते हैं जा कर के।
ये ज़बरदस्त काम अगर कलायत के बीच से जा कर के अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये माजरा साहब को भी ध्यान में आना चाहिए। और उसके बावजूद भी जो काम कलायत के अंदर हुए हैं, इससे अलग भी और भी जो काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने कहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने MP-लेड के माध्यम से और फिर HRDF जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ और थोड़ा सहयोग हम सब सांसदों का किया था, उसके माध्यम से कि जहाँ पर भी मेरे से लोगों ने कहा है, मैं स्वयं जा कर के भी गाँव के अंदर मैंने धन्यवाद भी किए हैं। और जहाँ नहीं जा पाया, अगर मेरे पास कोई आया तो वहाँ पर अगर किसी ने मांग रखी है तो उस मांग को भी हमने पूरा करने का काम फिर अगर आप इतना करते हैं, अभी मैं इस पे आऊँगा कि 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने किए हैं वो एक बार बता दिए, ताकि जनता जनार्दन है उनके कोर्ट में ये आखिरी फैसला होना है। लेकिन अगर इतना काम किया है, अभी बाढ़ आए, आपने जिक्र भी किया कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जब आप जाते हैं, मुझे याद है ये 14 मार्च की घटना है, नहीं 14 मार्च को तो एक दूसरी घटना है, जब आप गए बाढ़ वाले इलाके में तो लोगों ने आपका विरोध क्यों किया? नहीं, देखिए वहाँ मैंने कहा है कि ये राजनीति है और शायद मेरी अगले दिन स्टेटमेंट आई थी। मैंने आपने ये कह दिया कि हुड्डा जी और सुशील गुप्ता ने ये करवा दिया। मैंने ये कहा नहीं है। मुझे जो फील हुआ मैंने वो कहा है। मेरे मन को जो फील हुआ है, मेरे मन को ये फील हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक प्राकृतिक आपदाई, लोगों के घरों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुसा है तो स्वाभाविक ही है कि जहाँ घर में, अगर मेरे भी, मैंने कहा है भाई, अगर मेरे भी घर में पानी घुसता है तो मुझे भी दिक्कत होती है जी, तो दिक्कत हुई है। तो मैं जहाँ लास्ट घर था, जिस घर के अंदर पूरा पानी था, 13 जुलाई की ये घटना, हाँ, उस घर के अंदर भी जा करके आया हूँ मैं। वहाँ पर लोगों को क्या प्राथमिक सुविधाएं थी, वहाँ पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि पानी पीने का नहीं था, पानी पीने का बाहर से ही वो अरेंज हुआ है। और वहाँ भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, ये जो नॉर्मल की व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यक्ति तक पहुँचाने का वो जिम्मा, वो हमने कहा है कि हम एक एक व्यक्ति तक वो पहुँचाने का काम करेंगे। परंतु तो ये आपको लगता है जो विरोध हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड? बिल्कुल मोटिवेटेड था, बिल्कुल। जब मैं गया वहाँ से, कोई भी व्यक्ति नहीं, सबने अच्छे से बातचीत की, अच्छे से मेरे से पूछा और ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठ करके और बांटते हुए गए। मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वापस आया हूँ। और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कुछ लोगों का सिनेरियो ऐसा खड़ा था, भी कहा कुछ नहीं किया। अरे ये प्राकृतिक आपदा है, कोई पानी मैं थोड़ी लेकर के आया हूँ, किसी के घर के अंदर भी मैंने पानी, मैं उनको भी कहा है कि हमने तो, मैंने अगले दिन यही बात कही विपक्ष के लोगों को भी, राजनीति मत करिए। अगर मेरे से कुछ हेल्प हो सकती है किसी व्यक्ति की, हम वो हेल्प करें, ये बात मैंने विपक्ष को कही, परंतु राजनीति मत करिए। ठीक है। एक आपके इलाके में किसानों को लेकर के, तब भी जब किसान आंदोलन चला था तब भी, और अभी भी सूरजमुखी को लेकर के बड़ा बवाल मचा। आपके ही जो गठबंधन के साथी हैं शाहबाद से, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस पद पे हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ये बार बार आपका इलाका इतना वॉलेटाइल, इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? नहीं, एग्रेसिव, देखिए हमारे वहाँ किसान नेता भी हैं और किसान नेताओं को जब दूसरे दलों की सरकार थी, किसान के साथ क्या होता था, मेरे ख्याल से इतनी प्रखरता से, इतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठी। और आज सूरजमुखी का भाव पंजाब से भी ज़्यादा, राजस्थान से भी ज़्यादा हरियाणा दे रहा है। फिर भी हंगामा आपके यहाँ है, क्यों? मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना। फिर भी आवाज़ शाहबाद में, पंजाब में 10 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद पंजाब शुरू हो जाता है, वहाँ आवाज़ नहीं है। राजस्थान में आवाज़ नहीं है। ये दोहरी नीति क्यों? हम यही तो बात बोलते हैं कि अगर कोई, हाँ, किसी वेलफेयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर समावेशी भाव आना चाहिए। यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार काम करती है। और उसी को ध्यान में रख करके जो भी वेलफेयर के अंदर, जो भी इस सिस्टम के अंदर काम करता है, उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि किसान हरियाणा में भी है,
किसान राजस्थान में भी है, किसान पंजाब में भी है। फिर ये दोहरी नीति क्यों? दोहरी नीति जब चलती है तो वो लोगों के ध्यान में आ जाती है और वहाँ गड़बड़ होती है। और हमने बार बार कहा है कि पंजाब से ज़्यादा सूरजमुखी का भाव दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा ये बात की भी की भी एक एक दाना हम खरीदेंगे, किसी की सूरजमुखी नहीं बचेगी, और खरीदी है। ये बात खरीदी है। जब भी बीजेपी के एमपी से बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी, कुछ लोग मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम लेते हैं। ठीक है, लेना चाहिए, लेकिन जब आप लोकल लेवल पे चुनाव लड़ते हैं, आप एमपी थे, आपकी वाइफ जिला परिषद की चुनाव लड़ रही थी, ऑपोजिशन का जो बहुत बड़ा जो आपके विरोध ऑपोजिशन है, तो आपके विरोधी बोलेंगे, आपका गुणगान और मतलब नायब सिंह चालीसा तो पढ़ेंगे नहीं। तो वो कहते हैं कि बताइए, ये लोग तो मोदी जी के नाम पे जीत के चले जाते हैं, लेकिन जब खुद से चुनाव लड़ना रहता है तो जिला परिषद में भी इनकी पत्नी और इनके परिवार के लोग, उधर उनके बेटे, वो सब चारों खाने चित हो जाते देखिए, हैं। वो परिस्थितियाँ बनती हैं, वो परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। ये कारण नहीं है इस प्रकार का, कोई और कारण भी हो सकते हैं। वो कारण हमारे ध्यान में है सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि हम भी नीचे काम करते हैं, वो सब कारण हमारे ध्यान में है। अच्छा, तो लोकल कारण की वजह से ये सब हाँ, हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, उलटफेर होता है। हो जाता है। अगर अब 2024 में हम हैं, बहुत संक्षेप में 5 काम अगर ये कहा जाए कि ठीक है, अब आप नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, ये सब जिंदाबाद करते रहिए, लेकिन पब्लिक ये भी पूछेगी कि भाई साहब ये भी बताइए 5 काम जो आपको एमपी चुना था, है ना, हमारे घर में पानी घुस गया, सूरजमुखी का दाम है, या रेलवे ट्रैक है, या जो भी है लोकल समस्या, तो वो तो आपको आपके पास ही आएंगे। तो वो 5 काम जो आप कहें कि भाई ये मैंने किए हैं या करवाए। 5 नहीं, मैं आपको 10 काम गिनवाऊंगा। आपने 5 मोटे काम। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में बना, चल रहा है। मेरी लोकसभा के अंदर केंद्रीय विद्यालय खुला मथाना के अंदर। मेरी लोकसभा के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक गति से बना, जिसकी मैंने चर्चा की है कि वो सितंबर तक, इस ईयर के लास्ट तक 75% उसका काम कंप्लीट हो गया, वो चालू हो जाएगा। मेरी लोकसभा के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के भिवानी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया, उसका लाभ ले रहे हैं लोग, आनंद ले रहे हैं उसका। मेरी लोकसभा के अंदर चंडीगढ़ से लेकर के अंबाला, अंबाला से लेकर के इस्माइलाबाद, पेहवा, पेहवा से कैथल, नरवाणा, कलायत नरवाणा, और हिसार, हिसार से राजस्थान को 4 लाइनिंग रोड बन करके तैयार हो गया। मेरी लोकसभा के अंदर पंचकुला से लेकर के यमुनानगर बाईपास, यमुनानगर बाईपास से सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश 4 लाइनिंग रोड बन करके तैयार हो गया। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के अंदर बन रहा है। मेरी लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज कैथल के अंदर, उसका बजट भी आ गया। हाँ, तो अभी तो बना नहीं है कैथल वाला। नहीं, देखिए उसका बजट आ गया जी, क्योंकि उसका क्लासें शुरू हो गई हैं जी, क्लासें शुरू हो गई हैं, उसका बजट आ गया। कैथल में घोषणा के बावजूद कई सालों से मेडिकल कॉलेज अब तक देखिए उसका बजट आ गया सर जी, उसका बजट आ गया और उसकी क्लासें शुरू हो गई हैं, वो चल रहा है। अच्छा, वहाँ पर। हाँ, क्लासेस मतलब किसी टेम्पररी, हाँ टेम्परेरी, उसकी बिल्डिंग बन जाएगी, वो सारा का उसका बजट आ गया। मेरी लोकसभा के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के शाहबाद 4 लाइनिंग रोड जोड़ने का काम बड़ी गति से चल रहा है। मेरी लोकसभा के अंदर शामली से लेकर के अंबाला को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बड़ी गति से काम चल रहा है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम। मेरी लोकसभा के अंदर शाहबाद से लेकर के शाह 4 लाइनिंग रोड बनाने का काम इन्हीं 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार, ये मोटे काम है। हाँ, मैं मोटे ही, ये मैं छोटे काम नहीं करवा रहा हूँ। आपने 5 काम कहे थे, मैंने 11 काम गिनवाए हैं, अभी और भी काम बाकी है। ठीक है। एक पॉलिटिकल सवाल ये है
कि आपका इलाका एकदम पंजाब से सटा हुआ है, बाउंड्री है, बहुत सारी बाउंड्रीज हैं आपके एमपी कंस्टिट्यूंसी में। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी, निर्मल सिंह, चित्रा, ये सब लोग बहुत एक्टिव हैं उधर। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और आपका इलाका चूंकि पंजाब से सीधा कनेक्टेड है, तो आप उसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं लोगों को थी, पंजाब के लोगों को भी बड़ी अपेक्षाएं थी और उस अपेक्षा से उन्होंने बड़ा मैंडेट दे करके सत्ता में लेकर के आए। परंतु जब धीरे धीरे व्यक्ति उसके बीच में जाता है, देखता है, तो आज स्थितियाँ बड़ी भयानक हैं। क्यों? पंजाब में पहला बाई इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद हार गए भागवत मान वाली सीट, और दूसरी अभी फिर जीत गए। नहीं, देखिए, और बड़े मार्जिन से जीत गए। नहीं, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। क्यों? 50,000 50,000 का एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए 9 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। क्यों? पंजाब के हिसाब से बड़ा ही मार्जिन नहीं था। नहीं 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 ना ना, जीत तो गए ना सर। जीत गए, हाँ, मैं ये बात मान रहा हूँ, परंतु मार्जिन की जो आपने बात की है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है मेंबर पार्लियामेंट के लिए। जीतना तो 1 वोट का भी है, 1 वोट से भी जीत गए। कहने का परंतु लोगों का आम आदमी पार्टी से जो अपेक्षाएं थी, जो उसने झूठे वादे किए थे, उनको पूरे नहीं उतरे और लोगों का विमुख हो गया उनसे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैंने जो आपको काम करवाए हैं, अगर मेरी लोकसभा के अंदर आप लोग देखेंगे आकर के, मेरी लोकसभा के अंदर 44 रेलवे के फाटक थे और 44 की जगह कहीं अंडरपास और कहीं ओवरब्रिज। तो मतलब आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट आप नहीं देखते हैं? नहीं, देखिए, वो जब नई नई बहू कोई घर में आती है तो सबको लगता है ये ठीक काम करेगी, परंतु उसके बाद उसका साथ से कलेश हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, वो उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं होता। कांग्रेस के बारे में क्या ओपिनियन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं 500 रुपये सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज का गरीबों को प्लॉट, 6,000 बुढ़ापा पेंशन। देखिए, ये है तो विधानसभा के लिए, लेकिन हरियाणा में विधानसभा का लोकसभा पे, लोकसभा का विधानसभा पे काफ़ी असर पड़ता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ा आपस में द्वेष है, गुटबाजी बहुत ज़बरदस्त है। उस गुटबाजी का जब पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हरियाणा को खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरा हरियाणा का प्रदेश जानता है किस प्रकार की स्थिति थी मंच के ऊपर ही, क्योंकि और उसी के कारण ही, क्योंकि लोग आज भूले नहीं हैं आज भी, जो क्षेत्रवाद पनपा, भाई भतीजावाद पनपा, नौकरियों के अंदर किस प्रकार से बोलियां लगती थी। अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आजकल बड़ी नज़दीकी हैं। अरोड़ा साहब को मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि मेरी लोकसभा के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में 50 से लेकर के 300 तक बालक ना लगे हों। ये मनोहर लाल जी की सरकार है। 50 से लेकर के 300 तक कोई भी गांव ऐसा नहीं है, हर गांव की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे इधर जो छोटे गांव हैं, उन छोटे गांव के अंदर किसी में 4, किसी में 5 ऐसा भी होगा, परंतु जो बड़े गांव हैं, कैथल के अंदर बड़े बड़े गांव हैं, कैथल में, उसमें 50 से कम कोई भी बालक नहीं है। 50 से अब एक डीग बड़ा गांव है, 300 बालक उसके अंदर सर्विस में लगे, बिना पर्ची के लगे, बिना खर्ची के लगे। गरीब माँ का बेटा भी सरकारी नौकरी के ऊपर आया है, ये मनोहर लाल जी के कारण आया है। अरोड़ा साहब, आप हुड्डा साहब के साथ बैठे हैं, आप चौटाला साहब के साथ बैठे हैं, कितनी नौकरी दी है वो भी आप बता देते हैं। हम तो बता देते हैं कि इन्होंने 10 साल में कांग्रेस ने कितनी नौकरी दी, उसका 4 टाइम ज़्यादा हमने नौकरी दी है। एक आखिरी सवाल, आपकी हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, अभी बड़ी हाय तवा मची, मीटिंग ये सब चला, फिर उनको एनडीए की मीटिंग में भी बुला लिया गया है ना। व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है, ये गठबंधन से कितना फ़ायदा है
नुकसान है। करना तो वो है जो पार्टी करेगी तय, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगी। लेकिन इस गठबंधन को लेकर के आपका अपना ओपिनियन क्या है? नहीं, देखिए, गठबंधन का लाभ तो ये गठबंधन का लाभ है, ऐसा नहीं है। एनडीए, आपके बीजेपी में खुल्लम खुल्ला दो खेमे हैं। एक NDA खेमा चाहता है गठबंधन रहे, एक खेमा चाहता है गठबंधन ना रहे। देखिए, कई बातें होती हैं, कुछ इशूज लोकल होते हैं, उसके अंदर ये नहीं है। कुछ इशूज लोकल होते हैं और उस लोकल के अंदर भी आपस के कई बार जब सरकार चलती है इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। परंतु एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं, मेरे ख्याल से इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान एनडीए के गठबंधन को दे रही है, किसी के सम्मान में कमी नहीं। आपके जितने पुराने साथी थे एनडीए वाले, कोई साथ नहीं है। देखिए, नीतीश उनकी कुमार अपनी साथ महत्वाकांक्षा नहीं, हो शिवसेना सकती है। साथ नहीं, मैं वही पड़ोस में पंजाब अकाली, ये तो वो लोग हैं जो शुरुआती दौर वाले हैं, जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था, ये तब के गठबंधन के साथ मैंने ये कहा है कि कुछ महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर वो महत्वाकांक्षा मेरी एक की है और मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 मिल जाएं, तो आपको लगता है कि हरियाणा में जेजेपी को साथ लेकर के चलना चाहिए, उससे फायदा है? नहीं, देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व भी तय करता है उसके अंदर मैं इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम एनडीए की जब बात करते हैं तो एनडीए मजबूती से, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एनडीए के अपने घटक दल को ये नहीं उसको महसूस होने दिया कि भाई उसको कोई दिक्कत आई है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो कहीं चला गया। अभी अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर, बिहार में नीतीश साहब के विधायक कम थे, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा थे। उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई, महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई कि तेरे पास इतने विधायक भी नहीं है तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को छोड़ रहा है। तो ये महत्वाकांक्षा इस प्रकार की है। अब लोग सबक सिखा देंगे। जेजेपी की ये महत्वाकांक्षा भी फिलहाल नहीं है। नहीं, देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, उसके अंदर हम ये इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसका अपना मतलब एजेंडा होता में नहीं है ना, अपनी बात होती है उसकी। अगर इस सवाल पे आपको लगता है कि जैसे होता है ना, नहीं, आपने कहा है कि छोड़ के चले गए, इसको छोड़ नहीं, शशि जी, मैं तो कह रहा हूँ कि पुराने अकाली नेता, शिवसेना, अकाली का जो विषय था, अकाली का विषय भी आपके सामने है। हमने तो इतना सम्मान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के अंदर कैबिनेट मंत्री रखा बना करके, वो अपने आप ही। तो मतलब हरियाणा में दोनों गाड़ी ठीक है? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी एनडीए का जो घटक है, हमारा सहयोगी रहा है, उसके सम्मान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कमी नहीं आने दी, कहीं पर भी कमी नहीं आने दी। अगर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है, को छोड़ करके लाइन से विप्लव देव जी से लेकर के बाकी जितने लोग हैं सब कहते रहे कि गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन नहीं, तोड़ देखिए, दो। ये केंद्रीय तो एनडीए की बैठक में उनको न्योता देके बुला लिया, वहां पटका वटका पहना दिया, उसके बाद सारे बीजेपी का नेताओं का लाइन चेंज हो गया एकदम अचानक। ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो क्योंकि जो काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत को मजबूत भारत बनाने का काम कर रहे हैं। इस सवाल को फिर पास कर देते हैं। हम एक सहयोगी के तौर के ऊपर, स्कूल में मास्टर साहब भी कहते थे कि अगर कठिन सवाल है तो उसको छोड़ करके पहले हल्के वाले को सॉल्व कर लिया करो। तो ये सवाल अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। मैं आपको भी, ऐसे भी आप धर्म नगरी से है तो धर्म संकट में डालना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू तो संसद मार्ग में कुरुक्षेत्र से रणबांकुरे आज योद्धा जो एमपी है मौजूदा वो थे। अब 2024 में देखते हैं कि ये दिल्ली आएंगे कि चंडीगढ़ जाएंगे। अक्सर ये होता है कि टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ में या अखबार के स्टेटमेंट में कई बार आदमी दिल की बात नहीं कह पाता है, और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने मेहमानों को कि वो स्कूल वाला दौर भी याद कर लीजिए जिसमें मास्टर साहब ये कहते थे कि जब परीक्षा हो रही हो तो कठिन सवाल अगर लगे तो उसको पहले छोड़ करके आसान वाला पहले जवाब दे देना चाहिए, ताकि कम से कम इतने नंबर तो आ जाए कि आदमी पास हो जाए।
तो धर्म संकट भी हो जाता है कई बार। मैं किसी को धर्म संकट में डालना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल मेरा तो काम है सवाल करना, वो सवाल जो आप करना चाहते हैं। बाद बाकी लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आप तय कीजिए। और अगले एपिसोड में एक और योद्धा इस कार्यक्रम में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।